नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों भारत के भूगोल की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, या फिर हम बोले पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए थे, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहले लेक्चर में हमने इसका सामान्य परिचय, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में सामान्य जानकारी वगैरह दी गई थी। इसके अलावा यदि हम सेकंड लेक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने मध्य उच्च भूमि थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत मध्य हमारा मालवा का पठार, इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी है ना, इसके अलावा यहाँ पर अरावली श्रेणी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, तो ये सब चीज़ें बात कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा आज हमारा इसके अंतर्गत तीसरा लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे दक्कन का पठार, ठीक है। आज हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ा लोकेशन बता दूं आपको, दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के, ठीक है, यहाँ तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर कर्नाटक है, तमिलनाडु केरल का कुछ भाग और कुछ भाग मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो यदि हम देखें तो दक्कन के पठार को स्टडी करने के लिए हम क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत दोस्तों यदि पहला भाग हम देख लें तो आ जाता है दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है, दक्कन ट्रैप, ठीक है, ये 2 नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये महाराष्ट्र वाला, ये देखिए, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, ठीक है। दोस्तों खास तौर पर ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि हम दूसरा भाग इसका देखें, ठीक है, इसका यदि हम दूसरा भाग देखें, ठीक है दोस्तों, तो ये हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कर्नाटक का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड नंबर, ठीक है, कर्नाटक का पठार। इसके बाद यदि हम तीसरी बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत, ठीक है, तो तीसरी बात हम इसमें करेंगे आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ठीक है, ये वाला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्यतः फैला हुआ है, ठीक है, ये वाला इसे बोलते हैं आंध्रा का पठार। और आंध्रा के पठार के अंतर्गत, ठीक है, हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक तो तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना का पठार, और एक रायसीमा का पठार, रायसीमा का पठार, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए या फिर इसके अंतर्गत इतनी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। एक तो महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से आते हैं, ये मुख्यतः कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है। फिर दूसरा नंबर यदि हम बात करें, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कर्नाटक का पठार, जो कि मुख्यतः कर्नाटक में है, ठीक है। और यदि हम तीसरे नंबर की बात करें तो ये पढ़ेंगे आंध्रा का पठार। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें अध्ययन करेंगे, तेलंगाना का पठार और रायसीमा का पठार, ठीक है। तो दक्कन का पठार ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये पूरे एरिया में फैला हुआ है। अब किन किन राज्यों में फैला हुआ तो वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम मुख्यतः बात करें दोस्तों, ठीक है, मुख्यतः यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो मुख्यतः दोस्तों इतने राज्यों में ही फैला हुआ है, ठीक है। और कुछ भाग दोस्तों इसका मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे नीचे केरल, ठीक है, ये केरल का भी कुछ भाग कवर करता है, तो केरल, ठीक है, और तमिलनाडु, ठीक है। तो इतने राज्यों में फैला हुआ है। यदि हम मुख्यतः बात करें दोस्तों, ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये मुख्यतः राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, ये 4 राज्य हैं मुख्यतः। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें टोटल राज्यों की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो कुछ भाग एमपी का कवर करता है, केरल का भाग करता है और तमिलनाडु का कवर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फैलाव कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो
ठीक है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था सतपुड़ा श्रेणी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कुछ भाग महाराष्ट्र का भी कवर करती है, ठीक है, और यहाँ पर बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये पूरा यहाँ यदि बोले इसके साउथ में, तो यहाँ से ये पूरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है, दक्कन के पठार का। तो अब दक्कन के पठार के अंतर्गत पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र का पठार है ना, तो इसको हम लेते हैं और एक एक बात डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो मुख्यतः कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुख्यतः कहाँ पर है, मुख्यतः हम बात करेंगे महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, मुख्यतः महाराष्ट्र का भाग कवर करता है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरा महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट यदि दोस्तों इसकी बात करें, ठीक है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है मुख्यतः, ठीक है। और चूंकि बेसाल्ट चट्टानें जहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मालवा का पठार पढ़ाया था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बताया था ना, तो जहाँ बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, काली मिट्टी का क्षेत्र होता है ना, काली मिट्टी वहाँ मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, खासतौर पर महाराष्ट्र वाला, ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, ठीक है, और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यदि देखिए आप खुद बताइए, जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी तो वहाँ किसकी खेती होगी, कपास की होगी, क्योंकि काली मिट्टी का दूसरा नाम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जब हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी खेती होगी दोस्तों, कपास की, ठीक है, काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास, ठीक है, कपास की खेती होगी, ठीक है। इसके अलावा किसकी खेती होगी, गन्ने की खेती होगी, ठीक है, तिलहन की खेती होगी, ठीक है। तो मुख्यतः कपास गन्ने इनकी खेती होती है यहाँ पर, ठीक है, चूँकि काली मिट्टी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यदि कपास की खेती होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो गन्ने की खेती के कारण यहाँ पे चीनी उद्योग होंगे, चूँकि गन्ने से चीनी बनती है, ठीक है, तो चीनी उद्योग यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को आपको रिलेट करते चलना है, ठीक है, किसके कारण क्या हो रहा है। देखिए हमने कहाँ से बात स्टार्ट की थी, हमने बात की थी बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। जब काली मिट्टी यहाँ पाई जाएगी तो मुख्यतः कौन सी फसलें होंगी, ठीक है, कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है काली मिट्टी, थी तो कपास की फसल होगी, इसके अलावा गन्ने की फसल होगी, ठीक है। तो जब ये फसल होंगी तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड उद्योग धंधे भी फलेंगे फूलेंगे, है ना। तो कपास के कारण यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस बहुत फलता फूलता है, ठीक है। इसके अलावा गन्ने के कारण चीनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपको मिलेंगी, चीनी, ठीक है, चीनी बनाने की कारखाने वगैरह। इसके अलावा यदि और बात करें दोस्तों, यहाँ की कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ देख लेते हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं, आप पहाड़ियाँ बोले, छोटी छोटी, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मैंने आपको दर्शाई है यहाँ पर, ठीक है। एक है रत्नागिरी, ठीक है, ये अपने पश्चिमी घाट से लगी हुई है, इसकी पैरेलल है रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा इसके पैरेलल में, ठीक है, पूर्व में इसके आएंगे अपन, तो आ जाएगी हरिश्चंद्र, ठीक है, ये है हरिश्चंद्र। आप बनाते जाइए कॉपी में, ठीक है, और लिखते जाइए, ठीक है। इसके और थोड़ा सा पूर्व में आएंगे दोस्तों तो आएगी बालाघाट, ठीक है, बालाघाट के और अपन ऊपर उत्तर साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक सतमला, ठीक है, ये सतमला। इसके और उत्तर में आएंगे दोस्तों तो आएगी ग्वालीगढ़, ठीक है, ये ग्वालीगढ़ है। फिर इसके इस साइड अपन आएंगे, ठीक है, पश्चिम साइड, तो आ जाएगी एक अजंता, ठीक है। तो ये 2, 4 और 6, ठीक है, ये टोटल 6 पहाड़ियाँ मुख्यतः, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछता है, इनमें से आपको ये पहाड़ियाँ दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी है या फिर नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पूछ लेगा आपसे रत्नागिरी श्रेणी कहाँ पर है या फिर हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी मैंने बताई, सबसे पहली मैंने बताई कौन सी, रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमला, ठीक है, ग्वालीगढ़, अजंता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, जो अजंता श्रेणी है ये वाली, ठीक है, अजंता श्रेणी, अजंता एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र में, ठीक है, स्थित है, मतलब एक ही राज्य में स्थित है, ठीक है,
जो हम या फिर हम बोले महाराष्ट्र का जो पठार है इसके अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है, बाकी जितनी भी श्रेणी हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट तक जाती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो ये कर्नाटक तक आएगी। ठीक है, रत्नागिरी की बात करेंगे तो भी कर्नाटक तक आएगी, बालाघाट भी यहाँ तक जाती है, तेलंगाना तक। ठीक है, तो ये सब एक से अधिक राज्यों में, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं, लेकिन अजंता एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो सिर्फ महाराष्ट्र को कवर करती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सी श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आप इतनी श्रेणी लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ से किस किस नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो दो मुख्य नदियाँ। ठीक है, एक तो है गोदावरी। ठीक है, ये देखिए गोदावरी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये गोदावरी का उद्गम होता है। ठीक है, अब यहाँ एक बात आपको जानने वाली है। ठीक है, यहाँ से गोदावरी बहती है, तो ये सतमला और बालाघाट पहाड़ियों के बीच से बहती है, एक बात आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके साउथ में ये बालाघाट पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ से एक और नदी बहती है जिसका नाम है भीमा। ठीक है, तो ये बालाघाट और रत्नागिरी। ठीक है, देखिए ये सतमला पहाड़ी है। ठीक है, ये बालाघाट पहाड़ी है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी तो ये है हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, ये 3 पहाड़ी हैं। अब सतमला और बालाघाट के बीच में बह रही है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इसके अलावा बालाघाट, ठीक है, और हरिश्चंद्र के बीच में कौन सी नदी बह रही है? भीमा नदी। ठीक है, ये भीमा नदी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है गोदावरी। ठीक है, और ये है भीमा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि भीमा नदी, ठीक है, और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला या फिर पहाड़ी करती है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, बालाघाट श्रेणी है जो। ठीक है, ये बालाघाट श्रेणी है। ठीक है, ये गोदावरी नदी और भीमा नदी के जल को विभाजित करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक और नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी का उद्गम यहाँ से है। ठीक है, महाबलेश्वर से, तो यहाँ कहीं से कृष्णा नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ कहीं से कृष्णा नदी भी बहती है। तो मुख्यतः कौन कौन सी नदी होगी दोस्तों? एक तो हो गई गोदावरी, ठीक है, महाराष्ट्र के पठार से, और एक हो गई कृष्णा। ठीक है, ये चीज़ आपको 2 पॉइंट याद रखनी है, गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बालाघाट जो श्रेणी है, ठीक है, तो गोदावरी नदी और भीमा नदी के जल को विभाजित करती है। ठीक है, 2 भागों में बांट देती है। अब देखिए इसका पानी कुछ यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको विभाजित करती है। ठीक है, तो हमने इसके अंतर्गत क्या क्या बात कर ली दोस्तों? हमने ये बात कर ली कि ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने नदियों की बात कर ली, पहाड़ियों की बात कर ली। ठीक है, यहाँ मिट्टी की बात कर ली। ठीक है, और क्या, और इसके बाद अंतर्गत कुछ नगर की बात कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य नगर हैं? तो यदि हम दोस्तों नगर की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत नागपुर, ठीक है, नासिक और पुणे। ठीक है, ये 3 मुख्य नगर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, जो मुंबई है इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, मुंबई यहाँ मैदानी भागों में स्थित है। ठीक है, जो हम यदि पश्चिमी घाट के इस साइड की बात करें तो यहाँ मैदानी भाग में स्थित है, मुंबई इसका भाग नहीं है। एक बात याद रखना है, महाराष्ट्र के पठार का। ठीक है, तो नागपुर, नासिक और पुणे 3 मुख्य नगर हैं जो कि इसके अंतर्गत, महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत स्थित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मुंबई की बात करेंगे तो मैदानी एरिया में स्थित है, यहाँ पर स्थित नहीं है, आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, तो इतने मुख्य पॉइंट हो गए दोस्तों। ठीक है, इतने ही पॉइंट है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के पठार की। ठीक है, कर्नाटक के पठार की, तो ये कर्नाटक के पठार की हम बात करते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट है आपका तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा सेकंड है इसमें कर्नाटक। ठीक है, हम दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सेकंड है कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, इसको हम दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी
उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, मध्य कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक, ठीक है। तो दोस्तों कर्नाटक के पठार को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। ये कर्नाटक का पठार है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसको हम समझने की दृष्टि से 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक तो उत्तरी कर्नाटक का पठार, ठीक है, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार, ठीक है। हम ये वाला भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको एक एक लेने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो कर्नाटक का पठार है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये अधिकतम ऊंचा है, ठीक है, एज कंपेयर टू पूर्वी क्षेत्र के, ठीक है, ये ज़्यादा ऊंचा है। और ये तो दोस्तों इस एरिया को बोलते हैं हम मालनाड, मालनाड, ठीक है। ये वाला एरिया है जो ऊंचा वाला, ठीक है, उच्च भूमि है जो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उच्च भूमि, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मालनाड, ठीक है। और इससे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, इसे बोलेंगे निम्न भूमि, निम्न भूमि, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो इस साइड जो ये पश्चिम साइड है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये वाला भाग इसका ऊंचा है, ठीक है, इसको और हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये वाला जो भाग है ये ऊंचा है, ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ये वाला है निम्न, तो इसे बोलते हैं मालनाड, ठीक है, इसे बोलते हैं मालनाड इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को बोलते हैं मैदानी भाग। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला, कर्नाटक का पठार को हम पहली बात तो 3 भागों में पढ़ सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये पश्चिम की ओर, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मालनाड, और पूर्व की ओर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कम है, ये देखिए इस प्रकार से है कुछ, ठीक है, ये इसे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, ठीक है, निम्न भूमि है फिर, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों इसके निर्माण की, तो ये किस किस चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक है। एक तो यहाँ आपको आर्कियन चट्टानें मिलेंगी, ठीक है, आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है, धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी, ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। ये 3 प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों जो ये धारवाड़ की चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये इसी का आर्कियन की परिवर्तित रूप होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये आर्कियन होती हैं, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं तो धारवाड़ हो जाती हैं, ठीक है। और बेसाल्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। जब हम अभी ये इन चट्टानों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आप डिटेल में हम चर्चा करेंगे इनकी, ठीक है। अभी आप इतना याद रख लीजिए। तो दोस्तों चूँकि ये जो धारवाड़ चट्टानें रहती हैं, ठीक है, ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टानें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खनिज की बात करें तो बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, खास पर एक्चुअली कर्नाटक में यहाँ पर एक ज़िला है धारवाड़ करके, ठीक है, धारवाड़ ज़िला है, धारवाड़, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये चट्टानें थी, धारवाड़ चट्टानें, ठीक है, ये यहीं पर मिली थी, ठीक है, कर्नाटक वाले एरिया में। तो उस ज़िले के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टानें पड़ गया, ठीक है। तो अब जहाँ कहीं भी ये चट्टानें इस प्रकार की मिलती हैं तो उनको धारवाड़ चट्टानें बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर कृषि की, ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें मिल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि कृषि की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर गन्ने की कृषि होगी, ठीक है, कॉफ़ी की कृषि होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत चाय की कृषि भी होती है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको कृषि देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और कपास की भी है ना, कपास की कृषि भी मिलेगी आपको देखने, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान है भी तो कपास की, ठीक है। तो देखिए कपास, गन्ने की, ठीक है, इसके अलावा कॉफ़ी की और चाय की, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, कपास, गन्ना, कॉफ़ी और चाय, ठीक है। और ये चट्टानें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके अध्ययन करते हैं इनका। यदि हम बात करें दोस्तों उत्तरी कर्नाटक के पठार की, ठीक है, पहला यदि हम पॉइंट लें उत्तरी कर्नाटक का पठार, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम बात करें यदि मध्य कर्नाटक के पठार की और दक्षिण की, तो इसके कंपेयर में, ठीक है, ये कम संपन्न है, ठीक है, कम संपन्न है। कम संपन्न इसलिए दोस्तों देखिए, जो इस साइड ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये उत्तरी अंडमान का उत्तरी कर्नाटक के पठार का, ठीक है, ये वाली जो यहाँ की चट्टानें या फिर पठारी एरिया, ये अपेक्षाकृत मोटा है, अपेक्षाकृत मोटा है क्योंकि ये किससे जोड़ा है, ये महाराष्ट्र वाले पोर्शन से जोड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मोटा है, ठीक है। तो मोटा होने के कारण दोस्तों एक तो यहाँ पर
जो पानी होता है, ठीक है, वो ग्राउंड में नहीं जा पाता, ठीक है। पानी जो भी आता है बारिश का, वो तो ये सीधे बह जाता है नदियों के माध्यम से, ठीक है, वो ग्राउंड पर नहीं आ पाता, ठीक है। एक रीज़न तो ये है, ठीक है। और एक और ये है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण, ठीक है, चूँकि ये वाला जो मुख्य एरिया है, ठीक है, ये उत्तरी वाला, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना और बहुत मोटी परत है इसकी, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर खनन भी नहीं हो पाता, ठीक है। जो भी यहाँ पर जीवाश्म वगैरह हैं या फिर हम बोलें खनिज संपदा है यहाँ पर, तो उस कारण ये खनन भी नहीं होता। इसलिए यदि हम बात करें उत्तरी कर्नाटक के पठार की, ठीक है, तो ये खनिज संपदा की दृष्टि से और मतलब तो ओवरऑल हम बोलें तो ये संपन्न नहीं है, ठीक है, ओवरऑल ये संपन्न नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम मध्य कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है। मध्य कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक, ठीक है, बीच वाला भाग। यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर, ठीक है, तो दोस्तों यदि हम मध्य कर्नाटक के पठार की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हैं बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, आपने सुना होगा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। यदि आपने पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया दोस्तों तो इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अब ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, इनके दो शिखर हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो है कुंद्रेमुख शिखर है इसका एक, ठीक है, और एक है दोस्तों इसका मुल्यानगिरी, ठीक है। यदि हम बात करें बाबा बूदन की पहाड़ियों की, तो इसकी सबसे ऊंचा शिखर है मुल्यानगिरी, ठीक है, और सेकंड नंबर का ये है, ठीक है। यदि हम फर्स्ट बात करें तो ये है, सेकंड ये है, ठीक है। ये इनके पर्वत शिखर हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके मतलब सम्मिलित रूप को बोलते हैं चंद्रकोण, ठीक है। ये बात आपको देखिए, मैंने क्या कहा, जो हमारा मध्य कर्नाटक का पठार है, ठीक है, इसके अंतर्गत बाबा बूदन की पहाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। बाबा बूदन की पहाड़ियों के इसके दो शिखर हैं, एक तो कुंद्रेमुख और एक मुल्यानगिरी, ठीक है, मुल्यानगिरी। तो दोस्तों ये मुल्यानगिरी है, ठीक है, ये इसका सबसे ऊंचा शिखर है और सेकंड नंबर पे कुंद्रेमुख है, ठीक है। और इनके सम्मिलित रूप को बोलते हैं चंद्रकोण, ये आसपास ही स्थित हैं और ऐसा कुछ चांद रूपी एक आकार बनाते हैं, ठीक है, इसलिए से हम चंद्रकोण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम बात करें बाबा बूदन की पहाड़ियों की, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, लोहा, ठीक है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है कुंद्रेमुख, ठीक है, यहाँ से लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी की खेती भी की जाती है ना, कॉफ़ी की खेती भी की जाती है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये वाले एरिया में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इसके पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम की ओर, तो यहाँ से निकलती है शरावती नदी पश्चिमी घाट की ओर, ठीक है। यहाँ से शरावती नदी निकलती है, जिसमें कौन सा वाटरफॉल स्थित है, जोग, है ना, कौन सा वाटरफॉल है, जोग गरसोप्पा, है ना, आपने पढ़ा होगा, जोग गरसोप्पा, ठीक है, किस नदी पर है, शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि किसका हिस्सा है, ये मध्य कर्नाटक के पठार का, ठीक है, यहीं से निकलती है शरावती नदी पश्चिमी घाट की ओर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके दो शिखर हैं, एक कुंद्रेमुख है, एक मुल्यानगिरी है, ठीक है। मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों, और सेकंड नंबर कुंद्रेमुख है। जो कुंद्रेमुख या फिर बाबा बूदन की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये लोहे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, लोहे इसका निष्कासन होता है। इसके अलावा कॉफ़ी का उत्पादन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम में पश्चिमी घाट की ओर जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है, ठीक है, तो इसके पश्चिम की ओर शरावती नदी बहती है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके अंतर्गत दोस्तों आपको, ठीक है, ठीक है, इतने ही पॉइंट है इसके अंतर्गत। अब हम आगे चलते हैं दक्षिणी कर्नाटक, है ना, दक्षिणी कर्नाटक के अंतर्गत चलते हैं। दक्षिणी कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ यदि दोस्तों मैं बात करूँ, ठीक है, तो दक्षिणी कर्नाटक में मुख्यतः एक नदी बहती है, कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी बहती है, आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ कावेरी नदी बहती है, फिर तमिलनाडु में चली जाती है, ठीक है। तो कावेरी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। इसके अलावा यदि दोस्तों बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक सोने की खान है, कोलार सोने की खान, ठीक है, कोलार सोने की खान,
ठीक है, यहाँ से सोने का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, कोलार सोने की खान स्थित है। और यदि हम बात करें दोस्तों संपन्नता की, ठीक है, तो दक्षिणी जो कर्नाटक का पठार है सबसे ज़्यादा संपन्न है। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न। यदि हम बात करें तीनों की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संपन्न कौन सा है? दक्षिण कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो सर्वाधिक संपन्न है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ कावेरी नदी जो बहती है, ठीक है, यहाँ पे कावेरी नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ तमिलनाडु और ये जो कर्नाटक है यहाँ की सीमा में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये आपने सुना होगा, है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में बनाती है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु, ये इसकी सीमा है। ठीक है, तो इसकी सीमा में दोस्तों चंदन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, चंदन के वन। तो चंदन के वन के लिए ये एरिया बहुत फेमस है। ठीक है, जो इसी पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चंदन के वन आपने सुना होगा, वीरप्पन, ठीक है, वीरप्पन डाकू के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो यही करता था, इन्हीं जंगलों में रहता था। ठीक है, और वो इतने सालों तक इसीलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये जो जंगल हैं, ठीक है, खासतौर पर जहाँ पर चंदन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनकी सीमा पर है ये। ठीक है, तो ऐसा होता है जब भी तमिलनाडु की पुलिस यहाँ पकड़ने आती थी, ठीक है, तो वो यहाँ इस कर्नाटक की सीमा में चला जाता था। जब यहाँ पुलिस पकड़ने आती तो यहाँ सीमा में चला जाता था। तो इसी कारण वो इतने सालों तक सक्रिय रहा और चंदन की तस्करी करता रहा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इनकी सीमा पर चंदन वनों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही पॉइंट हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, जो कर्नाटक के पठार है, ठीक है, हमने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये इस प्रकार से है। इसका पश्चिमी एरिया उठा हुआ है, ठीक है, जिसे हम मालनाड़ बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जैसे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, इसे मालनाड़ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तरी कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक। ठीक है, और दक्षिणी कर्नाटक को भी दोस्तों दो एक्चुअली बोला जाता है, मैसूर का पठार, ठीक है, मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार। ठीक है, 2 भागों में इसको भी बांटा जाता है, मैसूर का पठार और बताया नहीं मैंने यहाँ पर, इससे बोला जाता है मैसूर का पठार, ठीक है, और बेंगलुरु का पठार। मतलब इसके अंतर्गत 2 पठार आते हैं। ठीक है, दक्षिणी कर्नाटक के अंतर्गत एक तो मैसूर का पठार भी आता है और बेंगलुरु का पठार भी आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इनको हमने 3 भागों में बांट लिया दोस्तों, इसकी एक करके चर्चा कर ली। यदि हम बात करें संपन्नता की, तो सबसे संपन्न दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो तीसरा इसका पोर्शन था, ठीक है, आंध्रा का पठार। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारे पठारी एरिया खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना। ठीक है, या फिर हम इसके जो पर्वत श्रृंखला हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं आंध्रा का पठार। तो दोस्तों तीसरा हमारा कर्नाटक के पठार के अंतर्गत है। ठीक है, ये है आंध्रा का पठार। ठीक है, आंध्रा का पठार। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों यदि हम बात करें, ठीक है, ये वाला पोर्शन आंध्रा का पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया था, एक तो तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना का पठार आता है इसके अंतर्गत, और रायसीमा का पठार। ठीक है, रायसीमा का पठार। अब दोस्तों इसमें उतना ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, इसमें बस एक है कि एक कोल्लेरू झील है इसके अंतर्गत। ठीक है, कोल्लेरू झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है, आपको याद रखनी है। हालांकि हम ये सब झीलें, नदियाँ, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जब हम इनके सेपरेट अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दिया रहा हूँ। ठीक है, तो ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा दलदली आर्द्रभूमि क्षेत्र, एक बात आपको याद रखना। ठीक है, जो ये है एशिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि दलदली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है आंध्रा के पठार में। ठीक है, तो बस यही पॉइंट था बताने वाला कि कोल्लेरू झील है। ठीक है, मुख्यतः ये जो हमने महाराष्ट्र का पठार पढ़ा, ठीक है, और कर्नाटक का पठार पढ़ा, इसके अंतर्गत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों अध्ययन किया, ठीक है, दक्कन के पठार का। इसके अंतर्गत हमने दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, 3 भागों में उसे डिवाइड किया, और आंध्रा का पठार।
तो दोस्तों जो हमारे पठार वाला था, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर का जो पठारी एरिया था हमारा, इसमें हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारा थोड़ा बहुत बचा है दोस्तों, कौन सा, ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएँ, इनके बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। तो एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑलरेडी अभी 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जैसे 4 में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे डेली लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।